नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। आज बात राजनीतिक बिसात की। पिछले कुछ समय में आप लोगों ने देखा कि 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया। शायद 5 लोगों को ही पद्म विभूषण दिए गए और बाकी जो पद्म सम्मान दिए गए वो अलग। तो इससे क्या फर्क पड़ा, राजनीतिक बिसात इससे कैसे बिछाई गई, उस पर आज चर्चा करेंगे। तो भारत रत्न के विषय में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। आज फिर से थोड़ी सी बात करूंगा कि जिन 5 लोगों को भारत रत्न दिए गए उससे फर्क क्या पड़ा। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। परिवर्तन ये हुआ कि नीतीश कुमार उसके बहाने इंडिया अलायंस छोड़ करके एनडीए में सम्मिलित हो गए। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। उसका बहाना लेकर जयंत चौधरी, जो उत्तर प्रदेश में आरएलडी के नेता हैं, या मतलब आरएलडी के वो सर्वे सर्वा हैं, उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो इंडिया अलायंस छोड़कर, या यूं कहें कि अखिलेश यादव का साथ छोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और एनडीए में सम्मिलित हो गए। अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह का माहौल बन रहा है, तो उसमें अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें, वैसे तो बीजेपी ने 2 दक्षिण भारतीय लोगों को भारत रत्न देकर दक्षिण को साधने का प्रयास किया है और शायद 3 लोगों को पद्म विभूषण देकर के भी दक्षिण को साधने का प्रयास किया है। लेकिन जो राजनीतिक परिवर्तन उससे या उस पृष्ठभूमि में जो राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज अभी पिछले कुछ दिनों में सामने आई है वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और जगन मोहन रेड्डी, जो 2 बड़ी पार्टियां हैं आंध्र प्रदेश की और पूरी तरह से आंध्र प्रदेश की राजनीति को डोमिनेट करती हैं, वो दोनों ही पार्टियां या यूं कह लें कि उन दोनों ही पार्टियों के प्रमुख पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिले। चर्चा यह है कि भारतीय जनता पार्टी तेलुगु देशम पार्टी से आंध्र प्रदेश में गठबंधन करने का विचार बना रही है। चंद्रबाबू नायडू 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से, यूं कह लें 2019 के चुनाव के बाद से, चूंकि लोकसभा और विधानसभा चुनाव वहां साथ साथ होते हैं, उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू को यह लगातार पछतावा हो रहा है कि उन्होंने एनडीए क्यों छोड़ा। शायद उस समय उनके दिमाग में आया होगा कि यार 5 साल सरकार नरेंद्र मोदी ने चला ली, अब दोबारा तो आएगी नहीं और कांग्रेस की सरकार आ सकती है। क्योंकि आंध्र प्रदेश में स्थिति ऐसी है कि वहां पर बीजेपी का कोई प्रभाव है नहीं, तो जो लोग आंध्र प्रदेश की राजनीति करते हैं, आंध्र प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, तो उनको पूरे देश की राजनीति उस तरह से समझ में नहीं आती है। क्षेत्रीय पार्टियों के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने एनडीए छोड़ा था, चुनाव हार गए, बुरी तरह से हार गए। लोकसभा में तो करीब करीब सफाया ही हो गया, मेरे ख्याल से 2 या 3 सीटें उनको केवल मिली, और जो विधानसभा है उसमें भी उनकी हालत करीब करीब वैसी ही रही और जगन मोहन ने वहां पर सरकार बनाई। पिछले 5 सालों से, 2019 के चुनाव के बाद से, जगन मोहन लगातार केंद्र सरकार का साथ दे रहे हैं, हर मुद्दे पे लगभग दे रहे हैं। जहां कहीं भी कोई बिल फंसता है, जहां बाहरी पार्टियों की जरूरत पड़ती है सरकार को, जगन मोहन और नवीन पटनायक, ये 2 लोग सरकार के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। इसके बावजूद चूंकि 5 साल जो जगन मोहन ने वहां सरकार चलाई है और वहां पर जिस तरह का फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उस फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए वहां पर कुछ स्थिति इस तरह की बनी है कि एंटी इनकम्बेंसी जगन मोहन के खिलाफ बताई जा रही है। और वास्तविकता तो चुनाव में ही पता चलती है, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि वहां पे जो एंटी इनकम्बेंसी है वो जगन मोहन के खिलाफ पर्याप्त मात्रा में है, और उसके चलते
भारतीय जनता पार्टी भी चाह रही है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ उनका गठबंधन हो जाए। लेकिन जैसे ही चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, उसके 2 दिन बाद जगन मोहन रेड्डी दिल्ली आए, अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, और किसी भाजपा नेता से की कि नहीं की मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई, शायद प्रधानमंत्री से भी हुई होगी क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। तो उन्होंने भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास किया होगा। तो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य बन गया है जहां भाजपा बिल्कुल, अगर अकेली हो तो निष्प्रभावी है। उस पार्टी के साथ वहां की दोनों पार्टियां जो डोमिनेटिंग हैं वो गठबंधन करना चाहती हैं। अब यह भाजपा के ऊपर है कि वह किसके साथ जाती है, किसी के भी साथ नहीं जाती है। तो अब यह भाजपा को देखना है, अभी वहां पर कोई निर्णय हुआ नहीं है, लेकिन जिस तरह की बिसात बिछाई गई है उसमें संभावना यह है कि चंद्रबाबू नायडू के साथ भाजपा गठबंधन कर लेगी। एक नाम उड़ीसा से चल रहा है नवीन पटनायक का, चूंकि जो अभी जैसा मैंने बताया कि नवीन पटनायक ने हमेशा सरकार का साथ दिया, केंद्र सरकार का, और जो केमिस्ट्री है नरेंद्र मोदी और नवीन पटनायक के बीच में, उसको देखते हुए इस बात की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों दल लोकसभा चुनाव में, या यूं कह लें कि 2024 का जो आने वाला चुनाव, वहां भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे। तो हो सकता है कि दोनों दल आपस में गठबंधन भी कर लें, संभावना कम है लेकिन कर भी सकते हैं। तो ये तो नाम ऐसे थे जो प्रॉपर चर्चा में हैं, कोई इनके विषय में ज़्यादा, मतलब अगर वो आ जाएं तो किसी को अचंभित होने की आवश्यकता नहीं है। एक नाम है पंजाब से सुखबीर बादल का। सुखबीर बादल के साथ प्रॉब्लम यह है कि भाजपा के नेता खुद ही नहीं चाहते हैं कि सुखबीर बादल के साथ गठबंधन किया जाए, और जिस तरह से वहां पर बातचीत चल रही है तो कभी सुनने में आता है कि नहीं बातचीत अभी चल रही है, कभी पता चलता है कि बातचीत टूट गई है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा अभी नहीं कंफर्म है, लेकिन अगर सुखबीर बादल भी आ जाते तो ये भी कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी। ये लोग पहले से गठबंधन में रह चुके हैं, और ये जो जगन मोहन को अगर छोड़ दें तो बाकी जो 3 नाम हैं, चंद्रबाबू नायडू, नवीन पटनायक और सुखबीर बादल, ये पहले भी एनडीए के साथ रह चुके हैं, और इन लोगों को कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है कि जो एक राजनीतिक अस्पृश्यता वाली बात होती है, तो उस तरह की कोई दिक्कत इन लोगों को नहीं है। एक बड़ा घटनाक्रम हुआ पिछले दिनों में, जिसमें कि कल महाराष्ट्र में एक ठीक ठाक जनाधार वाले नेता अशोक चौहान, वो कांग्रेस से बाहर आ गए। उनके पास कांग्रेस में कई सारे पद थे, और वर्तमान में भी वो कुछ पोस्ट होल्ड कर रहे थे। शायद कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थे वो, लेकिन उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। फिलहाल वो कांग्रेस से बाहर आ गए हैं। चर्चा यह है कि अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। अब ये देखना होगा कि वहां की राजनीति को देखते हुए किस पार्टी के साथ जाते हैं, बीजेपी के साथ जाते हैं, एनसीपी के साथ जाते हैं, या शिवसेना के साथ जाते हैं। तो जब मैं एनसीपी और शिवसेना कह रहा हूं तो मैं अजीत पवार और शिंदे की बात कर रहा हूं। इसके अलावा जो 2 नाम जो लोगों को अचंभित कर सकते हैं, वो मेरी निगाह में है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से। जिस तरह के बयान उद्धव ठाकरे ने पिछले दिनों में दिए हैं, उसको देखते हुए इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ बातचीत का कोई चैनल खोले, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसा माना जा रहा है कि भले ही शिवसेना का सिंबल और नाम एकनाथ शिंदे के
धड़े को मिल गया हो, लेकिन जो वहां का जमीनी कार्यकर्ता है जिसे काडर बोलते हैं, तो काडर अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में है। पूरा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा जो हिस्सा है वह उद्धव ठाकरे के साथ में है। ऐसे में शिवसेना का जो वोट है, जो उनका नियमित वोटर है, वह बढ़ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी यह कतई नहीं चाहेगी कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट में उसको कोई ऐसा माहौल का सामना करना पड़े जहां पे ये लगे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर हार भी सकती है, एनडीए को यहाँ पर कम सीटें मिल सकती हैं। दूसरा, अभी पिछले दिनों कुछ सर्वे आए हैं, जिसमें एक सर्वे जो उस पर आता है एबीपी पर, या जिसे वो यशवंत देशमुख जो करते हैं सी वोटर का, तो उसमें यह बताया गया है कि वर्तमान परिस्थिति में महाराष्ट्र में जो एज है वह जो वहां पर महाविकास अघाड़ी बना हुआ है उसको है। तो अगर महाविकास अघाड़ी को वहां पर एज है, तो भाजपा पूरी कोशिश करेगी कि उद्धव ठाकरे को अपने साथ ला करके वह उस बढ़त को, या जो एक माहौल में ही बढ़त है, उस बढ़त को खत्म करे। अगर उद्धव ठाकरे एनडीए के साथ आ जाते हैं, या शिवसेना के दोनों धड़ों का दोबारा से विलय हो जाता है, तो इसमें मुझे कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि भाजपा जिस उद्देश्य से शिवसेना को तोड़ करके लाई थी वह पूरा होता दिख नहीं रहा है अभी। और राजनीति में ना कोई किसी का सगा होता, ना कोई किसी का दुश्मन होता है। केवल राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से गोटें बिछाई जाती हैं। तो उद्धव ठाकरे पूरी तरह से संभावना है कि वो आ सकते हैं। एक और बड़ा नाम है जो दक्षिण के राज्य से है, और वह नाम है तेलंगाना से। तेलंगाना में जिस तरह से केसीआर भाजपा से लड़ने के चक्कर में अपना जनाधार गंवा बैठे, कांग्रेस सत्ता में आ गई, उनको शायद लग रहा था कि भाजपा ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस को उन्होंने शायद अपनी प्रतिद्वंदिता में काउंट ही नहीं किया। जो भी रहा हो, उसका उनको नुकसान उठाना पड़ा। भाजपा का तो वहां पर पहले भी इतना मजबूत जनाधार था नहीं, जो था वह अब भी बरकरार है, उसमें कुछ बढ़ोतरी ही हुई है, लेकिन केसीआर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज की जो परिस्थिति है उसमें केसीआर कम से कम कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि केसीआर की जो राजनीति है वह तेलंगाना तक सीमित है, और तेलंगाना में अगर वह कांग्रेस के साथ जाते हैं तो उनकी संभावनाएं काफी कम हो जाएंगी। तो ऐसे में अगर कल को कोई बातचीत, मतलब कोई बातचीत चल रही हो, और कल को यह सुनने को मिले कि केसीआर का भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई गठबंधन होने जा रहा है, या केसीआर भी एनडीए में सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं होना चाहिए। जिस तरह के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसको देखते हुए ऐसा माना जाना चाहिए कि जो तेलंगाना का मुस्लिम वोट बैंक है वह पूरी तरह से कांग्रेस के साथ चला गया है, सिवा उन सीटों के जहां पर ओवैसी का प्रभाव है। ओवैसी की अपनी पार्टी है, वो 8-10 सीटें लड़ते हैं और वही 7-8 सीटें वो जीतते हैं। पिछली बार भी 7 सीटें शायद उन्होंने जीती थी, इस बार भी 7 सीटें जीती हैं, तो उनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। तो जो ओवैसी के डोमिनेट ओवैसी जिस एरिया को डोमिनेट करते हैं उसको छोड़ करके
बाकी जो तेलंगाना का मुस्लिम मतदाता है वह चला गया है कांग्रेस के साथ। तो अब केसीआर को इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि अगर हम बीजेपी के साथ जाएंगे तो मुस्लिम मतदाता हमसे छिटक जाएगा, क्योंकि छिटकना तो बहुत दूर की बात है, वह उससे पूरी तरीके से अलग हो चुका है। अगर ऐसा हो जाता है कि केसीआर और बीजेपी के बीच में कोई गठबंधन बन जाता है और केसीआर एनडीए में सम्मिलित हो जाते हैं, तो किसी को अचंभा हो सकता है, मुझे बिल्कुल अचंभा नहीं होगा। और यदि ऐसा हुआ तो कम से कम तेलंगाना में ये दोनों पार्टियां मिलके स्वीप करेंगी। कांग्रेस पार्टी को एक सीट भी जीतना मुश्किल हो जाएगा। और बात जहां तक ओवैसी की है, तो ओवैसी का तो सीधा सा है कि वो चुनाव जीत ही लेंगे। वो उनकी एक सीट है, वहां पे उनका अपना वोटर है, वो पूरी तरीके से उनके साथ में जाता है। तो उस एक सीट को छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा तेलंगाना केसीआर की बीआरएस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के स्वीप कर जाएंगे, यह बिल्कुल पक्की बात है। आज की चर्चा में इतना ही। इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। नमस्कार।